कुपियांस्क शहर के आसपास इस इलाके को ध्यान से देखिए। इसी समय दर्जनों टोही ड्रोन इस क्षेत्र के हर शहर और हर सेंटीमीटर के ऊपर उड़ रहे हैं। जब वे किसी रूसी गतिविधि का पता लगाते हैं तो कुछ हैरान करने वाला होता है। एक ही समय में 12 तक ड्रोन एक ही लक्ष्य पर हमला कर देते हैं। परिणाम यह है कि 88% रूसी सैनिक यूक्रेनी मोर्चों तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। यह कुपियांस्क की अनोखी रोबोटिक मौत की झोन है जो युद्ध में पहले नहीं दिखी। देखते रहिए, हम आपको बताएंगे कि यूक्रेन ने यह रोबोटों की सेना कैसे बनाई जो युद्ध के नियम बदल रही है। कुपियांस्क में आज की स्थिति समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे देखना होगा। यह शहर खार्किव क्षेत्र में है जो रूसी सीमा के पास है। यह एक अहम लॉजिस्टिक केंद्र है। कुपियांस्क पर नियंत्रण पूरे पूर्वी क्षेत्र की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। रूस ने फरवरी 2022 में इस शहर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसी साल सितंबर में यूक्रेन ने एक तेज पलटवार शुरू किया और कुपियांस्क को आज़ाद करा लिया, जिससे इस क्षेत्र में रूस की स्थिति ढह गई। यूक्रेनी सैनिक कुपियांस्क में बिना विरोध घुसे और अहम जगहों पर झंडा लगाया। साल 2023 के अंत से पुतिन इस शहर को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। संगीत, साल 2024 के दौरान हमले तेज हो गए और अब तक जारी हैं। हजारों सैनिक, सैकड़ों बख्तरबंद वाहन कई दिशाओं से एक साथ उत्तर, पूर्व, दक्षिण पूर्व हमले किए जा रहे हैं। मकसद जाहिर है, 2022 में खोए हुए लॉजिस्टिक केंद्र को फिर से हासिल करना है। लेकिन मई 2025 में कुछ बदल गया। यूक्रेन ने इस इलाके में ओरियन नामक विशेष इकाई तैनात की है जो बॉर्डर गार्ड का हिस्सा है। वे एक अलग मिशन पर आए थे। उनका मकसद पारंपरिक तरीके से जमीन की रक्षा करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा इलाका बनाना था जहां दुश्मन की आवाजाही बिल्कुल असंभव हो जाए। ओरियन यूनिट के एक अधिकारी जिनका नाम व्लादिस्लाव जोलोतारोव था, ने इस तरह समझाया, समस्या लोगों या उपकरणों की संख्या नहीं थी, हमें दुश्मन की खुद की आगे बढ़ने और पोजीशन लेने की क्षमता छीननी थी। और उन्होंने ठीक यही किया। मृत्यु क्षेत्र एक दिन में नहीं बनाया गया था। यह एक सावधानीपूर्वक प्रक्रिया थी जिसमें 3 परतें थीं और हर परत का खास मकसद था। चलिए समझते हैं यह कैसे काम करता है। पहली परत मोर्चे से 20-25 किमी के बीच होती है। यहाँ भारी ड्रोन जैसे कि वैम्पायर लगातार गश्त करते रहते हैं। वैम्पायर एक बड़ा ड्रोन है जो भारी विस्फोटक सामग्री ले जाने में सक्षम है। यह रसद कॉलम, गोला बारूद के ट्रक, सैनिकों को ले जाने वाले बख्तरबंद वाहनों की तलाश करता है। जब इन्हें कुछ मिलता है तो तुरंत हमला कर देते हैं। यूक्रेन ने एक महत्वपूर्ण बात सीखी है। अगर दुश्मन की पैदल सेना को लक्ष्य से 50 किमी दूर उतरना पड़े तो वे पहुंच नहीं सकते। थकान, पानी की कमी, गोला बारूद की कमी, दूरी उन्हें लड़ाई शुरू होने से पहले ही तबाह कर देती है। दूसरी परत मोर्चे से 5-10 किलोमीटर के बीच होती है और यहाँ कुछ न कुछ हमेशा देख रहा होता है। लेलेका जैसे जासूसी ड्रोन लंबी पंखों और शक्तिशाली कैमरों के साथ लगातार हवा में रहते हैं। शार्क और एक और निगरानी ड्रोन मिलकर सभी क्षेत्रों की निगरानी करते हैं। खुले इलाके में कोई भी हलचल कुछ ही मिनटों में पकड़ ली जाती है और फिर झुंड आ जाते हैं। ये FPV ड्रोन है, मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू। पायलट छोटे ड्रोन को ऐसे नियंत्रित करते हैं जैसे खुद उड़ रहे हों। ये तेज, फुर्तीले और विस्फोटक ले जाते हैं। कभी 5, 10 या 12 ड्रोन एक ही सैनिकों के दल पर हमला करते हैं। घनत्व इतना अधिक है कि बचना मुश्किल है। और आखिरकार तीसरी परत, जीरो लाइन, पहले 1000 मीटर जो यूक्रेनी पोजीशनों के ठीक सामने है।
यहीं पर चीजें वाकई डरावनी हो जाती हैं। दिन में मूवमेंट सचमुच शून्य है। ड्रोन की भरमार पूरी तरह से है। माइंस, कांटेदार तार, एंटी टैंक बाधाएं और ड्रोन किसी भी जीवन के संकेत का इंतजार कर रहे हैं। इसी 3 स्तरीय संरचना में 88% रूसी सेनाएं पास पहुंचने से पहले ही तबाह हो जाती हैं। लेकिन सिर्फ आंकड़े ही पूरी कहानी नहीं बताते। एक रूसी सैनिक था जो इस डरावने सपने से बच निकला। वह अपना कोडनेम बेगुनोक इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है दौड़ाक। उसका काम रूसी हमलावर समूहों को मौत के इलाके से ले जाना, बारूदी सुरंगों के बीच रास्ता ढूंढना और ड्रोन निगरानी से बचना था। यह आत्मघाती था और बेगुनोक जानता था। उसने 3 मिशन किए। पहले मिशन में समूह के सभी सैनिक मारे गए, सिर्फ वही बचा। दूसरे मिशन में भी बिल्कुल वही हुआ, सभी मारे गए। वह अकेला ही जिंदा लौट आया। तीसरी कोशिश में बेगुनोक एक और समूह का नेतृत्व कर रहा था जब ड्रोन आ गए। एक बार फिर सभी मारे गए, सभी सिवाय उसके। लेकिन इस बार बेगुनोक ने एक फैसला लिया। उसने देखा कि एक यूक्रेनी ड्रोन उसके ऊपर मंडरा रहा है और उसने कुछ ऐसा किया जो युद्ध के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उसने किसी सैनिक नहीं बल्कि ड्रोन के सामने आत्मसमर्पण किया। उसने हाथ ऊपर उठाए, सफेद कपड़ा लहराया और इंतजार किया कि कोई उसे देखे और बख्श दे। और ठीक ऐसा ही हुआ। बेगुनोक की कहानी कुछ बुनियादी चीज दिखाती है। ड्रोन की लगातार मौजूदगी ऐसा मानसिक दबाव बनाती है जो तोप खाने से बिल्कुल अलग है। ड्रोन बमबारी में कुछ शांत पल मिलते हैं, मगर उनकी भनभनाहट हमेशा रहती है। तोपखाने की बमबारी से ये सब कुछ अलग है। आप नहीं जानते कि आपको कब देखा या हमला किया जाएगा। यह यादृच्छिक विस्फोट नहीं बल्कि खास तौर पर आपके लिए किया गया सटीक हमला है। लेकिन यहाँ समस्या है। रूसी लोग हार नहीं मानते, उन्हें रास्ता निकालना ही होता है और उन्होंने असंभव दिखने वाली चीज पकड़ ली। कुपियांस्क के पास रूसी लोगों ने एक छोड़ी गई अमोनिया पाइपलाइन खोजी जो ओस्किल नदी के नीचे 15 किलोमीटर तक जाती है। उनके दिमाग में विचार आया, अगर इस सुरंग से ड्रोन को पूरी तरह चकमा दे। उन्होंने पाइप को अनुकूलित कर गोला बारूद ले जाने के लिए पहियों वाली ट्रॉली बनाई। कुछ सैनिक तो सुरंग के अंदर झुककर तेजी से चलने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर का भी इस्तेमाल करते थे। कल्पना कीजिए वह दृश्य, रूसी सैनिक अंधेरी भूमिगत सुरंग में इलेक्ट्रिक स्कूटर पर यात्रा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उन्होंने एकदम सही समाधान ढूंढ लिया है। यह एक शानदार विचार था। एक ढकी सड़क यूक्रेनी बैकलाइन तक जाती थी, लेकिन खुफिया एजेंसी ने पता लगा लिया। उन्होंने गैस पाइपलाइन के नक्शे, निकास द्वार और वेंटिलेशन पोस्ट की पहचान कर इंतजार किया। जनवरी 2026 में लगभग 50 रूसी सैनिक गैस पाइपलाइन में घुस गए। उन्हें लगा कि वे अदृश्य ड्रोन से सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे ही वे निकास द्वार से निकले, यूक्रेन उनका इंतजार कर रहा था। ड्रोन ने निकास द्वारों पर हमला किया और विस्फोट से पाइप का पूरा सेक्शन गिर गया। करीब 40 रूसी सैनिक मारे गए, कई फंसकर या दम घुटने से मरे। जान बचाने वाली सुरंग अब सामूहिक कब्र बन गई। ये सिर्फ हवाई ड्रोन की बात नहीं है। यूक्रेन ऑपरेशन अल्फाबेट मिशन में जमीन पर चलने वाले रोबोट्स का ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसा पहले किसी ने नहीं सोचा था। एक बिना चालक वाला जमीन पर चलने वाला रोबोट अकेले ही 20 किलोमीटर विवादित इलाके से होकर गया। वह 12 एंटी टैंक माइंस ले जा रहा था। यूक्रेन वह रूसी पोजीशन पहुंचा और सामान दिया। रोबोट्स से ताकत दिखाना मौत के इलाके में नया आयाम जोड़ता है।
अब रूसियों को सिर्फ आसमान से आने वाले खतरे की नहीं, बल्कि जमीन से करीब आते खतरे की भी चिंता करनी होगी। इस सिस्टम का स्पष्ट रणनीतिक उद्देश्य है। यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री मिखाइल फेदोरोव ने जनवरी में यह सार्वजनिक रूप से घोषित किया था। साल 2026 तक हर महीने 50,000 रूसी हताहत होने का डरावना लक्ष्य है। गणित सीधा है। रूस हर महीने लगभग 30,000 अनुबंधित सैनिक भर्ती कर सकता है। अगर यूक्रेन हर महीने 50,000 हताहत कर सके तो इससे एक घाटा पैदा होता है। रूसी युद्ध मशीन हर महीने सिकुड़ने लगती है और कुपियांस्क जैसी रोबोटिक मौत की जोन इसे हासिल करने का मुख्य तरीका है। फेयोदोरोव ने कहा कि सभी हताहतों की वीडियो में पुष्टि होती है। यह प्रचार नहीं बल्कि सटीक ऑपरेशनल डेटा है, लेकिन रूस भी तेजी से खुद को ढाल रहा है। उन्होंने रूबिकॉन सेंटर बनाया जो यूक्रेनी ड्रोन से लड़ने की विशेष इकाई है, जिसका मकसद ड्रोन नहीं बल्कि ऑपरेटरों को नष्ट करना है। कल्पना करें, एक यूक्रेनी पायलट अपनी पोस्ट से 10 किलोमीटर दूर ड्रोन चला रहा है, तभी उसकी इमारत पर बम गिरता है। रूसी लोगों ने सिग्नल कहां से आ रहा था उसे ट्रैक किया, उस जगह का पता लगाया और ऑपरेटर को खत्म कर दिया। इससे यूक्रेनियों को बहुत दूर से काम करना पड़ता है या रिमोट एंटेना का इस्तेमाल करना पड़ता है। यह सब कुछ जटिल बना देता है और भी बहुत कुछ है। रूस ने फाइबर ऑप्टिक केबल ड्रोन इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं जो उड़ते समय केबल खोलते हैं। यह अजीब लेकिन शानदार है। यह इसे इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप से पूरी तरह सुरक्षित बनाता है। यूक्रेन इसे ब्लॉक नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कोई रेडियो सिग्नल नहीं बल्कि फिजिकल कनेक्शन है। इसकी सीमा केबल की लंबाई से सीमित है, लगभग 10 से 20 किलोमीटर, लेकिन इस दायरे में ये ड्रोन लगभग अजेय हैं। कुपियांस्क की घटनाएं ही युद्ध का भविष्य दिखाती हैं। अब यह इस बात पर नहीं है कि किसके पास ज्यादा टैंक या ज्यादा सैनिक हैं, बल्कि यह इस पर है कि कौन दुश्मन को देख सकता है और उसे नष्ट कर सकता है। सबसे पहले, कौन दुश्मन की गति को रोक सकता है? कौन युद्ध के मैदान को ऐसा माहौल बना सकता है जहां इंसानी जीवित रहना सांख्यिकीय रूप से असंभव हो? यूक्रेन ने कुपियांस्क में ऐसा किया और अब वह इसे मोर्चे के अन्य हिस्सों में दोहराने की कोशिश कर रहा है। अगर वे इसमें सफल हो जाते हैं तो युद्ध की गणित पूरी तरह बदल जाएगी और पुतिन को पता चलेगा कि जीता हुआ इलाका बेकार है अगर उसे बनाए रखने की कीमत असहनीय है। और अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या भविष्य में युद्ध रोबोट और ड्रोन से होंगे या इंसानी सैनिक जरूरी रहेंगे? अपना जवाब कमेंट्स में दें और अगर वीडियो दिलचस्प लगे तो इसे ऐसे व्यक्ति से साझा करें जिसे यूक्रेन की स्थिति समझनी है। अब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप अगले वीडियो मिस ना करें। अगली बार तक अलविदा।